नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की बड़ी और अहम खबर के साथ। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों और भारतीय सेना के बीच 3 मुठभेड़ों में 8 आतंकवादी मार गिराए गए हैं और 3 जवान यहां पर शहीद हो गए हैं। यह इलाका श्रीनगर से 95 किलोमीटर दूर है। शनिवार रात कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में सेना और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। यह तब हुआ जब सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस एरिया में आतंकवादियों की मौजूदगी होने की सूचना मिलने पर खोज अभियान चलाया हुआ था। सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकतें लगातार जारी है। एक तरफ तो उसने सीमा पर जारी संघर्ष विराम उल्लंघन और तनाव को कम करने के लिए डीजीएमओ स्तर की बैठक बुलाने का प्रस्ताव दिया, वहीं इसके कुछ ही घंटे बाद उसने शनिवार शाम से जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में फिर से गोलीबारी करना शुरू कर दी। खबरों के अनुसार पाक सेना ने रात से ही बीएसएफ की चौकियों पर फिर से फायरिंग शुरू कर दी है। पाक सैनिकों ने जम्मू के आरएसपुरा अरनिया सेक्टर में भारी गोलीबारी बीएसएफ की 25 चौकियों पर फायरिंग की। इस बीच हालात को देखते हुए सेना ने एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ और ज्यादा सैनिक रवाना कर दिए हैं। ये सर आज अब कोई हफ्तावारी हो गया है, तो डेली है ना पाकिस्तान डेली आधी रात के वक्त चाहे 8-9 बजे फैर कर देता है। तो अभी आप ये देख रहे हो आप कितना बारी फैर कर रहे हैं। हमारे बीएसएफ के जो भी मुंह तोड़ जवाब कर दे रहे हैं। अभी आदमी आदमी यहाँ पशुओं में, बाकी हमारे साथ परिवार पीछे चले गए। इतने इस मरा जो गाँव है इसमें तकरीबन कोई 12-14 आदमी हो गए, बाकी तो तकरीबन सारे बारी बच्चे औरतें सब हमारे पीछे हैं। ये देखो अभी आप बात सुन रहे कितना बारी फायर हो रहा है। हमारी बीएसएफ की नफरी काफ़ी जवाब दे रही है। आप देख रहे हैं इधर फायरिंग बहुत हो रही है। हम इस गांव में 12-14 आदमी हैं जो रात को इधर बैठे हैं माल मवेशी के लिए। हमारे जो बीवी बच्चे हैं, माता पिता हैं, हमारा इधर जीना मुश्किल है। हमें कोई ऐसी सुविधा चाहिए जो हम बाल बच्चे को अच्छी तरह देखभाल कर सकें। ये फायरिंग को 8 दिन हो गए चलते हुए, मगर आज तो बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान फायर कर रहा है। अपने बीएसएफ के जवान भी फायरिंग के जवाब दे रहे हैं, मगर हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे पास इतना फायर आता है कि हमारे को छुपने के लिए जगह नहीं है। इधर इतना ज़बरदस्त होता है कि हमारे को बिल्कुल छुपने की जगह नहीं है। और हमारे घर वाले हैं जो पीछे चले गए हैं, अभी हम इधर ही, हमारे पास कोई मंत्री कोई आदमी नहीं आया अभी तक। इतना फायर चल रहा है, हम छुप के बैठे हैं कहीं, कभी उधर बैठ कभी उधर बैठ। इधर गांव में फायर पड़ रहा है। हमारी परसों भी इधर पड़ गया था, तो आज एक गाय मर गई है, एक बछड़ी जख्मी हो गई है, तो बहुत नुकसान हुआ है इधर। सर कहाँ घुसेंगे कहाँ नहीं लगेगी गोली, हमको कोई भरोसा नहीं है। ज्यादा का हमारी सरकार का सवाल है, ना तो हमारा किसी ने पता लिया ना हमें कुछ दिया। जहाँ तक यह कि हमारी मौत के सिवा और हमें कुछ नहीं मिल रहा। बीएसएफ के महानिदेशक देवेंद्र कुमार पाठक ने कहा कि भारतीय सेना सीज फायर का उल्लंघन करने की पाक सैनिकों की कोशिशों का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि बीएसएफ माकूल जवाब नहीं दे रही। पाठक ने कहा कि 16 सितंबर से जब से सीज फायर के उल्लंघन की घटना तेज हुई है, तब से बीएसएफ ने उसे उसकी हरकत का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि बीएसएफ की फायरिंग में अब तक 9 पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि 19 घायल हो चुके हैं। वहीं शुक्रवार रात से लेकर शनिवार रात और फायरिंग तेज होती रही, उसमें भी 3 पाकिस्तानी सैनिक मार गए हैं और 11 इसमें घायल हुए हैं। मैंने पहले भी बताया कि पहला फायर हम नहीं करेंगे, लेकिन जब हमारे पोस्ट के ऊपर जब फायर होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कारगर तरीके से उसको जवाब देंगे, और दे रहे हैं। जब से 16 तारीख से हुआ है, जितना फायर उनकी तरफ से आया है उससे कहीं ज़्यादा फायर हमने किया है। और अभी तक पाक मीडिया के हिसाब से, हालांकि उन्होंने कभी सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं किया, लेकिन कभी कभी कोलेटरल डैमेज हो जाता है। क्योंकि सिविलियन एरिया में अभी तक 9 कैजुअलिटीज और 19 इंजरीज हो चुकी हैं। और कल की फायरिंग में, कल रात की फायरिंग में, हमारे तरफ की फायरिंग से उनकी तरफ 3 कैजुअलिटी और 11 इंजरीज है कल की इसमें। सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी पर उमर अब्दुल्ला का क्या है कहना, ये सुनते हैं। These ceasefire violations are increasing in intensity. They are no longer confined only to BSF posts. By design now, civilian areas are being targeted, civilians are being killed and injured, people are being forced to migrate from border areas.
given the breakdown in communication between India and Pakistan, I don't know how the Narendra Modi government plans to resolve this issue. But they have an obligation to resolve it. Because they promised the people of this country achhe din. The people living along the border are people of this country. They have as much of a right to those achhe din as anybody else. But they are not seeing those achhe din. If anything, they are seeing their lives go from bad to worse. And therefore, I think it is time that Prime Minister Modi and his government fulfill his commitments for achhe din and restore peace and normality along the border. पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान द्वारा सीज फायर के समझौते के उल्लंघन की घटनाएं जैसे जैसे बढ़ रही हैं, वैसे वैसे सीमांत गांवों के लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। इन गांवों को पाकिस्तान ने गोलों से पाट दिया है, जिससे यहां भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीण बंकरों में रात गुजार रहे हैं। बंकरों की भी इतनी व्यवस्था नहीं है कि सैकड़ों लोग यहां पर रह सके। अब ग्रामीणों ने बाहरी इलाकों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। लेकिन आज रात पूरी रात 10 बजे शुरू हुआ था, अभी थोड़ा देर हुआ बंद हो गया। तो उसके बाद सारे यहाँ पूरी रात लोगों ने जागते निकाली है। और क्या नाम, यहाँ के दीवारें भी जो है वो हिल गई हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है, फसल का काफ़ी नुकसान है। आज जितनी फायरिंग हुई है वो सारी तकरीबन गांव के आसपास हुई है। बीच में 2 शेल डले हैं और उससे नुकसान हुआ है। एक बाथरूम टूटा है और एक पोल्ट्री फार्म है जो उसका शेड। जो रात को जो पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर बमबारी हुई है, आरसपुरा से लेकर रामगढ़ सेक्टर तक तकरीबन रात को 8:30 बजे करीब बमबारी शुरू हो गई है। और बमबारी से हमारे जब्बोवाल में काफ़ी नुकसान हुआ है, त्रेवा में नुकसान हुआ है, चंगिया पंचायत में नुकसान हुआ है, चानना में नुकसान हुआ है, सही में नुकसान हुआ है। इससे हमारे लोगों में, हमारे बच्चों के दिलों में और तकरीबन खौफ सा पैदा हो गया है। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक मोर्चे पर जबरदस्त हलचल आरंभ हो गई है। हिंदू मुख्यमंत्री का एजेंडा लेकर मिशन 44+ का इरादा लेकर जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बनाने का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी कल से अपना मिशन कश्मीर शुरू करने जा रही है। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक मोर्चे पर जबरदस्त हलचल आरंभ हो गई है। हिंदू मुख्यमंत्री का एजेंडा लेकर और $44 का इरादा लेकर जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बनाने का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी कल से अपना मिशन कश्मीर शुरू करने जा रही है। और इस मिशन कश्मीर का नेतृत्व करने भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष अमित शाह राज्य के दौरे पर आ रहे हैं। वहीं केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही प्रदेश भाजपा में जबरदस्त उत्साह है। ये उत्साह कितना है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कश्मीर में $44 के मिशन की घोषणा के बाद प्रदेश भाजपा में शामिल होने वालों की कतार लगी हुई है। और इसी कतार में कांग्रेस के कद्दावर नेता और 2 बार कठुआ उधमपुर से सांसद रह चुके लाल सिंह भी हैं, जो इस बार लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने की नाराजगी जाहिर करते हुए अब भाजपा में शामिल होने वाले हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा के मिशन कश्मीर को कामयाब बनाने और उसको सफलता का चेहरा दिखाने का जिम्मा पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने हाथों में रखा है। हालांकि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार भाजपा के नेतृत्व में बनाने का सपना देखने वाली भाजपा ने संघ परिवार का सहारा भी लिया है और भाजपा राज्य में अधिक से अधिक वोट बटोरने का सपना पूरा करने की खातिर ही हिंदू मुख्यमंत्री का नारा देने वाली है, क्योंकि उन सभी को लगने लगा है कि इस बार का चुनाव हिंदू मुस्लिम वोटों के आधार पर ही लड़ा जाएगा। मालूम हो कि राज्य में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार अगले साल 5 जनवरी को अपने 6 साल पूरे कर रही है और चुनाव आयोग ने नवंबर-दिसंबर में राज्य में चुनाव करवाने की तैयारी आरंभ की है। इसी को नजर में रखते हुए हालांकि अन्य राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों के नामों की सूची पहले ही जारी कर दी है, पर भाजपा और कांग्रेस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पानीपत में विजय संकल्प रैली के दौरान बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। हुड्डा के साथ उनके बेटे और रोहतक से सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद रहे। इस मौके पर हुड्डा ने कांग्रेस के कामों का जमकर बखान किया। हुड्डा ने इस दौरान बड़ी घोषणाएं भी की। उन्होंने विधवा व बुढ़ापा पेंशन को 1 नवंबर से 1,500 रुपए करने का ऐलान किया और साथ ही कहा कि पुलिस कर्मियों सहित पूरे कर्मचारियों का वेतन पंजाब की तर्ज पर होगा। किसानों के ऋण लेने पर ब्याज का वहन राज्य सरकार द्वारा उठाने वाली बात
बात उन्होंने कही। हुड्डा ने कहा कि पदक लाओ पद पाओ की नीति कांग्रेस ने ही शुरू की। उन्होंने कहा कि यदि मौजूदा केंद्र सरकार मनरेगा के साथ खिलवाड़ करेगी तो हम उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। कैथल में हुई हुटिंग पर भी उन्होंने निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि जनता इस अपमान का बदला वोट की चोट से लेगी। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में तीसरी बार कांग्रेस की सरकार बनेगी। और आइए अब तफसील से सुनते हैं क्या कहा हुड्डा ने। मैं किसान का बेटा हूं, मेरे को किसान की समस्याओं का मालूम है। जो हो सका वो किया है। आगे मैंने करना क्या है, एक ऐसी योजना बनानी है जिससे किसान कर्जा मुक्त हो, कि सिर पे बोझ उसका उतरे, ऐसी योजना बनाऊंगा। और इसमें फैसला कर दिया हमने कि आगे से जो भी किसान अपना फसली ऋण लेगा, आज उस पर पहले 11% ब्याज था चौटाला के टाइम में, और भाजपा के टाइम में हमने घटा के 4% किया है। अभी इनेलो के लोग मिले, लोग उनका बयान पढ़ते हैं। क्या कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उसकी सरकार भ्रष्टाचार करती है। अरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्या कहते हैं, ये प्रॉपर्टी डीलर है। अरे प्रॉपर्टी ग्रैबर ये बात कहते हैं। जो जेल में पड़े हैं, जो चार्जशीटेड हैं, वो लोग कहते हैं। मैं अपने परिवार के सामने एक बात कहना चाहता हूं, उनका तो जवाब मैं कचहरी में मांग लूंगा। अगर एक भी कोई बात साबित कर दे तो उसी दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति से बाहर हो जाएगा। आपका हक होगा। झूठे प्रचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, एक भी साबित करके दिखाओ। और मैं सहमत हूं इस देश के प्रधानमंत्री से, श्री नरेंद्र मोदी जी से, जो जब उन्होंने एक बात कही, जब चुनावी दौरे पे आ रहे थे, वो लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, तो मैंने उनका एक भाषण सुना। उत्तर प्रदेश में वो भाषण दे रहे थे और उस भाषण में उन्होंने कहा, क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे किसी भी प्रदेश का विकास का सबसे प्रमुख पैमाना है तो वो होता है प्रति व्यक्ति आय कितनी है वार्षिक उस प्रदेश के लोगों की। और उत्तर प्रदेश वालों को कह रहे थे, देखो तुम्हारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है, यहाँ की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 33,000 रुपए, और मुकाबला किसके साथ कर रहे थे? वो अपने प्रदेश गुजरात के साथ कर रहे थे। मेरे को ये मालूम था, मेरे पास ये इंटेलिजेंस की खबर थी कि कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन मैंने उन पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि मैं समझता था कि जो लोग हैं, जो सत्ता में आए हैं, प्रधानमंत्री पद की गरिमा रखेंगे, प्रधानमंत्री की हाजिरी में ऐसा कभी नहीं करेंगे, इस विश्वास से मैं गया। लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद की भी गरिमा नहीं रखी। लेकिन मेरे को मालूम है आप में बहुत इस बात का रोष है, लेकिन अपमान का बदला जरूर लेंगे। उसका तरीका दूसरा हो सकता है, और उसका तरीका एक ही है। अपमान का बदला लेने का एक ही तरीका है, क्या? वोट की चोट से लेंगे, चुनाव में लेंगे, वोट की चोट से लेंगे। सारा हरियाणा उस वोट की चोट से लेगा। उनको वोट की चोट ऐसी लगा दो कि उनको मालूम हो जाए कि हरियाणा के अपमान कैसे होता है। वोट की चोट से बदला लेंगे। और आइए अब सुनते हैं क्या कहा किरण चौधरी ने। उसमें उन्होंने ये बात कही, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कि 2016 तक सारी गांव को सड़कों से और बिजली से जोड़ दिया जाएगा। मैं उनको कहना चाहती हूं कि हरियाणा में आके देखें, 40 साल पहले चौधरी बंसीलाल जी ने गांव हरियाणा का एक एक गांव सड़क से और बिजली से और नहर से पूरी जाल बिछाकर जोड़ दिया था।
ये कहते हैं 2016 तक करेंगे। वहीं करनाल पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने मुख्यमंत्री हुड्डा की पानीपत रैली को चुनावी रैली बताया और उसे छलावा करार दिया। अभय ने कहा कि अब जो घोषणाएं कर रहे हैं उसका क्या फायदा। अभय ने पीएम मोदी से हुड्डा की मुलाकात पर तंज कसते हुए कहा कि हुड्डा 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री से मिले हैं, जिससे ये लगता है कि वह भाजपा में जा सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि 1 नवंबर को प्रदेश में इनेलो की सरकार बनेगी। अगर मुख्यमंत्री सही मायने में प्रदेश के लोगों को ध्यान रखना चाहिए, अगर लोगों की सोच मुख्यमंत्री रखता है तो फिर ये घोषणाएं आज नहीं करते। ये घोषणाएं जब पहले मुख्यमंत्री बना था तब करनी थी। उसके बाद लोगों ने फिर 5 साल मौका तो नहीं दिया, सीटें तो 40 आई, लेकिन इन्होंने जोड़ तोड़ से पैसे के बलबूते पे सरकार बना दी, 5 वर्ष फिर निकाल दिया। लोगों में केवल मात्र एक किस तरह से लोगों को बहकाया जा सके, कैसे लोगों को वोट लिया जा सके, इसके लिए आज इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की। अगर ये उद्देश्य होता तो घोषणाएं पहले करता, ये केवल मात्र छलावा है। जाकिर हुसैन को सियासी झटका देने के लिए मेवात की 3 इनेलो नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। मेवात में इनेलो की जोर का झटका लगा है। रविवार को भी मेवात के 3 इनेलो नेताओं ने नूह से पार्टी कार्यकर्ता की भावनाओं के विरुद्ध जाकिर हुसैन को टिकट दिए जाने का विरोध जताते हुए भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। मेवात इनेलो में अलगाव की संभावना शुक्रवार से पहले जताई जा रही थी, जो कि रविवार के दिन सही साबित हुई। रविवार को मेवात इनेलो के 3 दिग्गज नेताओं पूर्व विधायक मरहूम चौधरी हामिद हुसैन के दोनों बेटे जाहिद हुसैन, आबिद हुसैन और फखरुद्दीन एडवोकेट ने अपने निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में अपनी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल होने की घोषणा कर दी। हमारी जितने कार्यकर्ता साथियों से राय मशवरा हुआ है, मुसलमानों की एक सोच बनती जा रही है कि जब तक हम बीजेपी से जुड़ेंगे नहीं, जब तक हमारा विकास नहीं। और क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और आने वाले टाइम में प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, तो हमें भी विकास धारा के साथ चलना, मिल के चलना चाहिए, एक उसके खिलाफ नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस ने एक भ्रम फैलाया हुआ था कि बीजेपी जो है एंड मुसलमान है। पार्टी ने, हिंदुस्तान ने नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। 3 महीने होने को जा रहे हैं। 3 महीने मुसलमानों ने देखी कि नरेंद्र मोदी इतने बढ़िया साबित हो रहे मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, 125 करोड़ हिंदुस्तान की जनता के लिए। पार्टी की नीतियों को घर घर पहुंचाया। चौधरी हामिद ने 40 साल इलाके की सेवा की और 25 साल में इनेलो का झंडा बुलंद किया। लेकिन बदले में क्या मिला? बदले में चौधरी हामिद हुसैन का टिकट इसलिए काट दिया गया क्योंकि वे ईमानदार आदमी थे। ईमानदार आदमियों की जरूरत नहीं है, काम करने वाला आदमियों की जरूरत नहीं है। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आए और हमें आशीर्वाद दिया कि भाई जिस तरह मेरे 2 बेटे वो हैं, ये भी हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी के संगठन मंत्री हनुमान वर्मा ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। हनुमान वर्मा ने कहा है कि हरियाणा की जनता अब दूसरे दलों से खफा हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हज को लोगों ने लोकसभा चुनावों में नकार दिया। वहीं इनेलो पर बरसते हुए हनुमान वर्मा ने कहा कि इनेलो के नेता बड़े बड़े दावे करते थे कि उनके कार्यकर्ता मजबूत हैं, लेकिन अब इनेलो में भगदड़ मची हुई है। इतना ही नहीं, भाजपा पर उन्होंने कहा कि भाजपा में जो नेता हैं वे सभी कांग्रेसी नेता हैं। इसके साथ ही उन्होंने इनेलो का छोड़ने का जो तर्क दिया है वो ये है कि उन्होंने बरवाला से इनेलो की टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन उन्हें बरवाला हल्के से टिकट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि वहां से संबंध नहीं रखते थे, जबकि उकलाना से अनूप धानक को टिकट दे दिया गया, जबकि वो हिसार से संबंध रखते हैं। मैं तो बरवाड़ा से टिकट मांग रहा था, मेरी तो ये कह के टिकट काट दी गई कि अब बरवाड़ा हल्के के नहीं है। और कल परसों जो टिकट फाइनल हुई है इनेलो की, उकलाना की, वो तो केंद्रीय रोड पे रहते हैं अनूप धानक जी, उनको कैसे टिकट दे दी? खुद ओम प्रकाश जी चौटाला उचाणा से इलेक्शन लड़ते हैं, वो तो सिरसा के थे। हरियाणा का नागरिक होने के नाते तो मेरा हक भी बनता है कि चाहे कोई कॉन्स्टिट्यूंसी हो, उससे मेरे को इलेक्शन लड़ाई।
स्पीति घाटी में बॉर्डर एरिया के तंगती क्षेत्र में कथित तौर पर ड्रैगन से जुड़ा विवादित नारा लगाने के वाकये को बेहद गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्रालय ने अपने स्तर पर मामले की जांच शुरू कर दी है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि भोले भाले ग्रामीणों को उकसाने के पीछे आखिर किसका हाथ है, कहीं इसके पीछे किसी की साजिश तो नहीं है। वहीं हिमाचल सरकार ने काजा प्रशासन से इस मामले की रिपोर्ट मांग ली है। शिमला मुख्यालय से निर्देश पाकर काजा पुलिस टीवी चैनल पर प्रसारित विवादित बयान की फुटेज खंगालने में जुटे हैं। वहीं प्रशासन की जांच में यह बात सामने आई है कि 20 अगस्त की वीडियो फुटेज को चैनल द्वारा 2 दिन बाद यानी कि 22 अगस्त को प्रसारित करते हुए गैर जिम्मेदाराना तरीके से सनसनी फैलाई गई, जबकि तब तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुए 48 घंटे बीत चुके थे। काजा के एडीसी सुनील कुमार ने बताया है कि पुलिस की रिपोर्ट मिलने का इंतजार किया जा रहा है। वहीं काजा के डीएसपी आशीष शर्मा के मुताबिक मामले में सभी पहलुओं को केंद्र में रखते हुए पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रविवार को हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिकारियों द्वारा वर्क विद कैंडल किया गया, यानी छुट्टी वाले दिन भी काम किया गया, वो भी मोमबत्ती जलाकर। छुट्टी वाले दिन मोमबत्ती जलाकर काम करने का मतलब सिर्फ 19 अगस्त को की गई पेन डाउन हड़ताल की भरपाई के लिए था, जिससे जनता भी परेशान नहीं हुई और सरकार तक संदेश भी पहुंच गया। रविवार को जब सरकारी दफ्तर बंद रहे, उस समय प्रदेश के राजस्व अधिकारियों द्वारा अवकाश के दिन दफ्तर का काम किया गया। प्रदेश के राजस्व अधिकारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर 19 अगस्त को पेन डाउन हड़ताल की गई थी। राजस्व अधिकारियों द्वारा पेन डाउन हड़ताल के नुकसान की भरपाई के लिए अब मोमबत्ती जलाकर सांकेतिक रूप से सरकार के निर्णय का विरोध किया गया है। राजस्व अधिकारियों ने 19 अगस्त को भी पेन डाउन हड़ताल की थी, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। लिहाजा अधिकारियों ने उस नुकसान की भरपाई के लिए हड़ताल का ये नया तरीका ढूंढा है, जिससे जनता भी परेशान ना हो और सरकार तक भी सही संदेश पहुंच जाए। नूरपुर से अजय गुलेरी के साथ सुभाष चंद्र, डे नाइट न्यूज। इस बुलेटिन में अब तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।